तो हाय एवरीवन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गांधी जी के बारे में पढ़ा, किस प्रकार चंपारण हुआ था और गांधी जी की उपलब्धियां उपाधियां वगैरह सब हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग उनके मूवमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में ये दूसरा मूवमेंट है गांधी जी के द्वारा, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। सबसे पहला सवाल, ये कब से कब तक चला? तो 1920 से 1922 तक। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये रॉलेट एक्ट, हिंदी में भी इसे बोला जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये कब आया? तो 1919 में। इस कानून में ऐसा क्या था कि इतना हंगामा हो गया इसके वजह से? सबसे पहला चीज इसमें था कि संदेह के आधार पर, संदेह या शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सबसे पहले तो इसमें यह था। दूसरा, ये रूल ठीक है, ये रूल अगर है तो सभी पे एप्लीकेबल होना चाहिए, मगर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे था? भारतीयों पे था। अंग्रेजों पर इसका कोई रूल ही नहीं था, ये सिर्फ भारतीयों पर था, अंग्रेजों पे इसका कोई ये नहीं था। तीसरा, इसका कोई लिमिट नहीं था, असीमित समय तक मुकदमा चला करके लोगों को जेल में बंद किया जा सकता था, ऐसा ये लिमिट था, ऐसा ये कानून था। इसलिए इसे बहुत बार अलग अलग नामों से भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी बोला जाता है, और बिना दलील। सबसे पहला नाम तो इसका ये है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है। ठीक है? और इसे काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। उसके बाद आतंकवादी अपराध अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम, यह भी कहा जाता है। तो तीन नाम इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बहुत सारे ये हमारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पंजाब में भी इसी तरीके से दो व्यक्ति, एक तो किचलू, एक का नाम था किचलू। क्लियर है? और एक का नाम था सत्यपाल, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये दो नेता थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में शांति सभा का गठन किया गया था। कहां? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में कहां? तो जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग। यहां पर शांति सभा का आयोजन किया गया था। मतलब लोग ऐसा नहीं यहाँ पे हड़ताल करने के लिए आए हुए थे या विरोध करने के लिए आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग जमा थे और उसी दिन पर्व भी था, त्योहार भी था, तो इसके लिए भी लोग आए हुए थे। मगर सरकार ने क्या, मतलब सरकार कहने का मतलब अंग्रेजी सरकार, तो उस समय जो पंजाब के जो उप राज्यपाल थे, उप गवर्नर थे, उप गवर्नर जो थे, उनका नाम है माइकल ओडायर, या फिर आप जनरल ओडायर भी आप बोल सकते हैं। माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, ये वहां के उपराज्यपाल थे। इन्होंने ऑर्डर दिया। अब ये देखिए,
अब इनके अधीनस्थ एक प्रमुख सैनिक थे, उनका भी नाम डायर ही था, ये ध्यान रखिएगा। और उनका नाम क्या था? माइकल आर डायर। माइकल आर डायर। तो इसे ऑर्डर दे दिया गोली चलाने। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या, इससे क्या लगा कि लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत ये था ही कि अगर किसी भी लोगों को पे अगर आपको शक हो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मगर इतने भारी मात्रा में लोग थे वहां पर, चूंकि एक्चुअली में लोग जो थे वो पर्व त्योहार मनाने के लिए गए थे, और कुछ शांति से अपना शांति सभा में भी गए हुए थे, मगर फिर भी इन लोगों ने क्या किया, और हमेशा गोली चलाने से पहले वार्निंग दिया जाता है कि हाँ मैं गोली चलाने वाला हूं, ऐसे करके। मगर इन लोगों ने कुछ वार्निंग नहीं दिया, सीधा एंट्री किया, गेट बंद किया और सारे लोगों को मार दिया। तो ये जो घटना हुआ, यही घटना कहलाता है जलियांवाला बाग घटनाक्रम। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड। तो एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा, कभी कभार बहुत बार पूछ लिया जाता है। 13 अप्रैल 1919। एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, इस दिन ये चूंकि हजारों लोग थे यहाँ पर, मारे भी गए हजारों लोग, मगर सरकार ने क्या कहा कि यहाँ पर सिर्फ कितने लोग मरे हैं? 379 लोग ही मारे गए। ये किसका कथन था? अंग्रेजों के द्वारा ये बोला गया, मगर सरकारी आंकड़ा है, प्लस उन लोगों ने गोली चलाया तो कभी सच तो बता नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखें, वहां हजार लोग मारे गए। और सरकार के अकॉर्डिंग ये भी डेटा याद है कि अंग्रेजी सरकार के अकॉर्डिंग कितने लोग मारे गए? 379। तो इसी क्रम में क्या होता है, इसी क्रम में अगर थोड़ा सा आगे चला जाए तो आयोग बैठा, आयोग का गठन किया गया कि हाँ ये कैसे हुआ, इसकी पूरी जांच पड़ताल करने के लिए। तो एक तो आयोग बैठा जो था हंटर आयोग। हंटर आयोग, जिसके हेड कौन थे? तो हंटर ही थे। ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया आयोग था, हंटर आयोग। ठीक है। अब चूंकि ये अंग्रेज के द्वारा बनाया हुआ है तो पूरी तरीके से बायस्ड होंगे, मतलब अंग्रेज की ओर ही झुके हुए होंगे। तो इन्होंने मेजर जनरल डायर के पक्ष में ही फैसला दिया, बोला कि कोई उनकी गलती नहीं थी, इस टाइप से। तो फिर इसी से नाराज होकर फिर मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय, नाम ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने भी एक जांच कमेटी की गठन की, एक जांच कमेटी की गठन की, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी थे, उसके अलावा गांधी जी को शामिल किया गया, गांधी जी को, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों को भी शामिल किया गया। और इसी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी, उपाधियां वापस कर दी। उपाधियां कहने का ये मतलब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी, मतलब टाइटल अपना वापस कर दिया। सरोजिनी नायडू ने नाइटेंगल की उपाधि वापस कर दी, जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो इस टाइप से सभी लोगों ने अपना अपना उपाधियों को वापस कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में। ये सारा हो रहा है आपका, ये पृष्ठभूमि है किस तरीके से असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ। ठीक है, 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब अंग्रेजों ने ऐसा प्रॉमिस किया, ऐसा वादा किया कि हाँ मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव मतलब बदतमीजी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए उनका खलीफा भगवान से कम नहीं था, है ना। तो इस टाइप से प्रॉमिस किया गया। मगर 1919 में इन लोगों ने सबसे पहले तो तुर्की का विभाजन किया 2 भागों, मतलब उस समय तो ये ऑटोमन एम्पायर था ना,
उस समय तो ये ऑटोमन अंपायर था, ऑटोमन अंपायर था, बहुत बड़ा अंपायर था। तो इसमें इसका पहले उन लोगों ने तो दो पार्ट में तोड़ दिया, तुर्की वगैरह। उसके बाद खलीफा, जिसे उन लोगों ने भगवान का दर्जा, मतलब मुसलमान भाई लोग इसे भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें पद से हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया, जिसके विरोध में पूरा हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका असर भारत में भी हुआ। भारत के भी जितने मुसलमान भाई लोग थे सभी ने इसके खिलाफ आंदोलन जारी किया, जिस आंदोलन का नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1919 में। फिर ये आंदोलन आगे जाकर फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाता है, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिए, तो खिलाफत आंदोलन हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट 1919। तो खिलाफत आंदोलन में भी एक खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, एक कमेटी का गठन हुआ था, खिलाफत कमेटी। ये कहां पे हुआ था? दिल्ली में। किसने किया था? तो हमारे गांधी जी ने, हमारे गांधी जी ने। ये ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हो गया? 1924 में ये समाप्त हुआ था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स ने, अली ब्रदर्स ने शुरू किया, जिसमें अली ब्रदर्स के दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम शौकत अली। शौकत अली और दूसरे मोहम्मद अली, ये दो भाई थे। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से नेता थे जो महत्वपूर्ण नेता थे? मौलाना आजाद, मौलाना आजाद और अजमल खां, अजमल खां, ये खिलाफत आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये इस साइड से तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और उधर गांधी जी ये जलियांवाला बाग से हताश होकर कमेटी की रिपोर्ट देखकर, हंटर कमेटी की रिपोर्ट देखकर उन्होंने एक आंदोलन करने का फैसला किया, असहयोग, असहयोग आंदोलन। तो डेट ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इस दिन शोक सभा की भी स्थापना किया गया, और इसी दिन हम लोग तिलक दिवस भी मनाते हैं, तिलक दिवस। क्लियर है? अच्छा, इसी समय फिर गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गांधी जी की उपाधि कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी गांधी जी ने। उसके बाद जमनालाल बजाज, जिसे किस राय बहादुर की उपाधि दी हुई थी, राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, इसने भी, जमुनालाल बजाज, जमुनालाल बजाज, इसने भी अपना उपाधि को वापस कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। किस पद से? तो उपराज्यपाल थे बिहार के उस समय, उपराज्यपाल थे, उससे क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हमारे जेपी नारायण, जेपी नारायण, जेपी नारायण, ये पटना कॉलेज के टीचर प्रोफेसर थे,
पटना कॉलेज में, उससे भी इस्तीफा दे दिया। तो इतने लोगों ने ये किया। असहयोग का मतलब क्या होता है कि मतलब सरकार का सहयोग ना करना, वो जो भी काम बोले। और हम लोग के यहाँ अगर वो अंग्रेज हैं, तो सिंपल बात है कि अगर वो स्कूल खोले हुए हैं, कॉलेज खोले हुए हैं या कोर्ट खोले हुए हैं, तो हम लोग ही पढ़ने जाएंगे वहां। अगर कोर्ट खोले हुए हैं तो हम लोग ही जाएंगे वहां पर सुनवाई वगैरह करने के लिए। वो लोग तो आएंगे नहीं, है ना। और मान लीजिए कि खाना वगैरह, कुक वगैरह रखे हुए या माली वगैरह रखे हुए, ड्राइवर वगैरह रखे हुए, तो सब तो इंडियन को ही रखे हुए थे। तो गांधी जी का सीधा ये कहना था कि उनका सहयोग मत कीजिए। जिस तरीके से भी आप उनका सहयोग नहीं कर सकते हैं, वो आप संभवतः प्रयास कीजिए। जैसे अब ये पढ़ाते थे, जेपी नारायण पटना कॉलेज के प्रोफेसर थे, चूंकि जब ये पढ़ाएंगे ही नहीं तो ये बॉयकॉट हुआ, एक तरीके का बॉयकॉट आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके द्वारा बनाए हुए कोर्ट में अगर हम जाएंगे ही नहीं तो सुनवाई होगी नहीं, और जब सुनवाई नहीं होगी तो उनके पास पैसा होगा नहीं। अगर उसके यहाँ कोई कुक है, कोई खाना वगैरह बना रहा है, तो अगर कोई लोग अगर वहां पे जाएंगे नहीं, खाना वगैरह बनाएंगे नहीं, तो उनको परेशानी होगा। माली अगर नहीं जाएंगे, ड्राइवर नहीं जाएंगे, तो गांधी जी का सीधा सीधी असहयोग में कहना यही था। क्लियर है यहां तक। उसके बाद और अगर देखा जाए तो इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान ही, अच्छा असहयोग आंदोलन का डेट याद है कि 1920 से 22 तक चला था। हाँ, इसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब ब्रिटेन के जो राजा थे, वो भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था भारत में, तो इनको भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। आगमन हुआ था भारत में। क्लियर है। इसी समय चूंकि उनके स्कूल कॉलेजों में पढ़ना नहीं है, तो हमारे यहाँ बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई। उसके बाद काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, विद्यापीठ। फिर जामिया इस्लामिया जो कॉलेज है, जामिया इस्लामिया जेएनयू की स्थापना हुई, और भी बहुत सारे चीजों की स्थापना हुई। इसके बाद और अगर देखा जाए तो पटना में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना हुई। पटना में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद ये सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। अच्छा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिए। सदाकत आश्रम ये है कहाँ, तो बिहार के पटना में है। बिहार के पटना में ही है। आप उधर बेली रोड के साइड, कुर्जी के साइड अगर जाइएगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा, बांसघाट के आसपास ये भी आपको दिख जाएगा। और थोड़ा सा आगे जाइएगा तो यहाँ बिहार विद्यापीठ भी आपको दिखेगा। चलिए, तो ये पटना में सदाकत आश्रम, तो ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, तो मजहरुल हक, मजहरुल हक। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था खैरू मियां। इनके मित्र थे जिनका नाम था खैरू मियां। इन्हीं का ये जमीन था जहां पे सदाकत आश्रम का स्थापना किया गया, इन्हीं का ये जमीन था। खैरू मियां, इस मजहरुल हक ने इनसे जमीन मांगा और इन्होंने दे दिया, जहां पर सदाकत आश्रम की स्थापना, जो कि आज के डेट में कांग्रेस का वहां पे कार्यालय है, ऑफिस है। क्लियर है। चलिए, अगर और देखा जाए तो हाँ, मजहरुल हक कौन थे, तो मजहरुल हक एक आंदोलन चल रहा था जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, जब इससे महात्मा गांधी वाले टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा तब। होम रूल लीग, जिसको एनी बेसेंट और तिलक ने स्टार्ट किया था। तो इसमें भी बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मजहरुल हक का, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार किया गया। मगर अब होता क्या, अंग्रेज को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि कोई इंडियन जा नहीं रहे थे, उनके काम कर नहीं रहे, तो उनको बहुत नुकसान हो रहा था। मतलब ये आंदोलन बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। मगर होता क्या है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा, ये किस गांव में है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। तो ये चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुआ क्या कि यहां पर 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया। पुलिस थाने में ही बंद करके जला दिया गया और जलाकर मार दिया गया, जिसमें से एक सिपाही ये एक हेड थे, बाकी 21 सिपाही थे। तो इससे अब ये देखिए, ये तो हिंसात्मक कार्य हो गया। अभी तक जब तक हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे तब तक हमें किसी में पावर नहीं था कि वो हमें मार सके, और ये जब हिंसात्मक कार्य हो गया तो अब अंग्रेज चुप रहने वाले नहीं थे। तो इसके उपलक्ष्य में इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब देखिए, इसके पक्ष में दो विचारधाराएं हैं। एक का बोलना यह है कि गांधी जी जानते थे कि अब अंग्रेज सरकार इसके विरोध में लाठीचार्ज करेगी और लोगों को बहुत मारेगी। तो अगर दूसरे आंदोलन के लिए इन्हें अगर तैयार रखना है तो अभी इनको बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर अंग्रेज सरकार मारेगी तो हाथ पैर तोड़ देगी या फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर फिर उसके बाद अगर डर गए तो फिर कभी आंदोलन में ये लोग भाग ले नहीं सकते। ये एक का मत है। दूसरे इतिहासकार का मत ये है कि गांधी जी समझ गए थे कि अब उन्हें पिटाई पड़ने वाली है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये सबका अपना अपना मत है, तो उसमें हम लोग नहीं जाते। हम लोगों को तो काम है सिर्फ अपना इतिहास पढ़ने से। क्लियर है यहां तक? असहयोग आंदोलन वापस हो गया 1922 में। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गया 6 साल की। 6 साल की गांधी जी को जेल हो गई। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, मगर फिर इसमें अगर आगे हम लोग जानेंगे कि गांधी जी का तबीयत खराब हो गया, जिसकी वजह से इन्हें 2 साल में ही फिर जेल से बाहर निकाल देना पड़ा। क्योंकि अगर गांधी जी जेल के अंदर अगर मर जाते हैं तो पूरा भारत एकजुट हो जाता और ये इनके खिलाफ आंदोलन करने लगता है। खैर, असहयोग आंदोलन के बारे में बहुत से लोगों ने क्या क्या बातें कही वो समझ। ये जो गांधी जी ने ये जो वापस ले लिया उसके बारे में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था तब वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ये सब लिखते रहा कीजिए। जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर था, तब वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं, ये कथन था सुभाष चंद्र बोस का। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आगे देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, जब कन्याकुमारी के एक गांव में, लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा, आप सुन लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा, जब कन्याकुमारी के एक गांव से अहिंसा का पालन नहीं किया गया तब हिमालय एक दूसरे गांव को दंडित करना कहां तक उचित है। मतलब समझे कहने का ये मतलब है, ये देखिए, ये अगर हमारा भारत है, ये अगर हमारा प्यारा भारत है, तो अगर यहाँ के किसी गांव ने अगर ये किया है, कुछ गलती किया है, तो यहाँ को तो दंडित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अगर कहीं एक जगह गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आंदोलन को ही वापस ले लिया जाए। ये मोतीलाल नेहरू का ये क्या नाम था। खैर, बड़ा आंदोलन वापस हो चुका था, जितने भी इसमें लोग थे वो लोग जेल जा चुके थे। तो इस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त किया गया गांधी जी के द्वारा।
तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1920 में स्टार्ट हुआ, 1922 में खत्म हुआ। इसके बीच में खिलाफत आंदोलन भी हम लोगों के साथ, तभी ये आंदोलन इतना सक्सेसफुल भी हुआ क्योंकि भारत के सारे मुसलमान जो थे वो हम लोग के साथ थे। मुसलमान भाई लोग जितने भी थे उन लोगों ने, और हिंदू भाई लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था। क्लियर है? अब ये देखिए, यहाँ पर असहयोग आंदोलन तो रुक गया, मगर अभी खिलाफत आंदोलन अभी तक चल ही रहा है। वो कब खत्म होगा? 1924 में। क्लियर है? चलिए, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के ऊपर अगर बात कर लिया जाए तो इसके अंतर्गत हुआ क्या क्या। तो चूंकि 1 अगस्त को हम लोग जानते हैं कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था, तो सबसे पहले 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया। ये करने का फायदा क्या होगा कि जो लोग भी गरीब लोग हैं, जो भी अपना खाना पीना मतलब अगर काम छोड़ देंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके हित के लिए ये चीज यूज में आ जाएगा। उसके बाद तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। तिलक स्वराज कोष, स्वराज कोष की स्थापना की गई। उसके बाद हाँ, करोड़ों लोगों को पहले कांग्रेस के सदस्य बहुत कम लोग ही थे, 100, 150, 200 ऐसे थे, मगर करोड़ों लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया। इसका रीजन क्या था? ताकि जितना ज्यादा जनता का भागीदारी होगा आंदोलन में, उतना ही कोई भी आंदोलन सक्सेसफुल होगा और आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए पहले जो शुल्क लगता था, सदस्य बनने के लिए पहले शुल्क था 1 रुपए, उससे घटा दिया गया और घटाकर 25 पैसे कर दिया। कांग्रेस सदस्य बनने का शुल्क मात्र 25 पैसे कर दिया। हाँ, अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कम, मगर उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद और क्या क्या किया गया इसमें? तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, स्वदेशी कपड़ों को, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और क्या किया गया समझिए। सरकारी कार्यालय, मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भी कार्यालय था और न्यायालय था, इनमें नहीं जाना है, जो भी अंग्रेज के द्वारा था। विदेशी शराब वगैरह कुछ नहीं बेचना है, विदेशी शराब वगैरह नहीं बेचना है। ये इतने सारे स्टेप्स लिए गए थे इस आंदोलन के दौरान। अब देखिए, कुछ इसकी अगर नकारात्मक बातों को अगर बोला जाए तो देखिए, आंदोलन तो वापस ले लिया गया, ठीक है, मगर अब जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो सारे लोग अब फिर से अब उसी जगह पे उनको जाना पड़ेगा अपने जीवन को जीने के लिए। जो अंग्रेज के यहाँ काम करते थे उन्हीं के यहाँ उनको दोबारा जाना पड़ेगा। जिस कोर्ट में वो लोग काम करते थे उसी में वापस जाना पड़ेगा। कॉलेज में जहाँ काम करते थे वहां वापस जाना पड़ेगा। जो शराब की दुकानों को जला दिया गया था या शराब दूसरी जगह से बोल दिया गया था कि हाँ अंग्रेजों के द्वारा हम खरीदा हुआ कोई भी चीज़ नहीं यूज करेंगे, अंग्रेजों से हम लोग कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे और ना खरीद करके रिटेलर मतलब लोकल लोगों को बेचेंगे, उन लोग को मजबूरन फिर से उनसे खरीदना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया कि जो उन विदेशी वस्तुओं को खरीदने जाते थे हम लोगों के लिए, हम लोग मतलब रिटेलर लोकल पब्लिक के लिए, वो दाम बढ़ गया। जो काम करने जाते थे दूसरे के यहाँ, अब वो उनसे नजरें झुका करके बात करना पड़ता था, जितना भी वो पैसा देते उतने पैसा पे ही काम करना पड़ता था। तो ये सब कुछ उनके नकारात्मक प्रभाव हुए आंदोलन को वापस लेने के। तो खैर, ये था हमारा पूरा असहयोग आंदोलन। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आई होप सो कि इसी वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए, सविनय, विनय के साथ मतलब आदर से, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना,
मतलब इज्जत से अच्छे से आज्ञा को नहीं, क्या बोलो, क्या कहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ये आंदोलन शुरुआत किस प्रकार से हुआ और क्या कारण था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वराज दल, स्वराज दल कब स्थापना हुआ इसका, 1923। क्लियर है, 1923 में स्थापना हुआ। इसका मेन लक्ष्य क्या है, तो इनका जो मेन लक्ष्य जो था, मेन एम जो था, गोल्स जो था, वो ये था कि अंग्रेजों के ही विधानसभा, विधानमंडल, इन सभी जगह पर इलेक्शंस को जीतकर उसमें शामिल होना और अंग्रेजों के कार्यों में विघ्न डालना, ये इनका लक्ष्य था। क्लियर। अच्छा अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट ये सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन ये पूछा था, स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ये ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना की। अच्छा, गोल क्या था, अंग्रेजों के विधानसभा या विधानमंडल में जाकर उससे कार्यों को विघ्न डालना, मतलब कार्यों को सफल न होने देना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक चुनाव होता है विधानमंडल का, ये चुनाव होते हैं और ये चुनाव में जीत जाते हैं सरदार विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, और ये गुजरात के निवासी हैं, विट्ठल भाई पटेल। तो ये चुनाव को जीत जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत के सबसे पहले ऐसे कौन से भारतीय थे जो कि विधानमंडल के अध्यक्ष बनाए गए, प्रथम भारतीय विधानमंडल अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारतीय जो कि विधानमंडल के अध्यक्ष बने हो वो कौन है, सरदार विट्ठल भाई पटेल। क्लियर। मगर ये देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक चला था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती। तो ये जो पहले जो हेड थे स्थापना करने वाले चित्तरंजन दास, ये इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मोतीलाल नेहरू 1925 में ही, उसके बाद इलेक्शन होता है, 1925-26 के आसपास में इलेक्शन होता है जिसमें मोतीलाल नेहरू खड़े होते हैं। मोतीलाल नेहरू बहुत बुरी तरीके से हार गए, तो ये भी खत्म हो गए। अब ये देखिए, स्वराज दल का मेन काम क्या था, अंग्रेजों को विधानसभा में शामिल होकर विघ्न डालना, जो कि स्टार्टिंग के इलेक्शन में तो बहुत अच्छे से चला, विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल इलेक्शन जीत गए, विधानमंडल के पहले अध्यक्ष भी बन गए, उनके कार्य में रुकावट भी डाला। मगर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो उस समय इलेक्शन के लिए चित्तरंजन दास थे नहीं, उसके बाद मोतीलाल नेहरू खड़ा हुआ तो ये जीत नहीं पाए, तो आफ्टर ऑटोमेटिक इनका जो मेन गोल था वो खत्म हो गया। इस प्रकार से 1925 के बाद इनका जो है दल का महत्वाकांक्षा जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग अगर आगे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, इसे एक नाम और बोला जाता है श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन। ये आया कब था भारत, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें और भी देखा जाए, कितने लोग थे, 6 सदस्य थे और प्लस एक खुद साइमन, टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो 7 सदस्य। और प्रॉब्लम ये है, इससे परेशानी क्यों हुआ,
ये कमीशन में ऐसा क्या था, ठीक है। अगर कोई भी रूल अगर हमारे लिए बनाया जाए, हम हमारे लिए विकास हो, हमें अच्छा लगे, इसके लिए अगर बनाया जाए, तब यहाँ से इतने हजार किलोमीटर दूर बैठकर यूरोप में कहीं पर आप यहाँ का तो भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ का बिना परिस्थिति देखे हुए, बिना यहाँ के भौगोलिक स्थिति को देखे हुए डिसाइड तो नहीं कर सकते। वो भी अगर कर भी सकते, कोई इंडियन अगर आपके साथ रहे तो वो किया जा सकता है। मगर इसमें एक भी इंडियन नहीं था, विदेश में बैठकर हमारे लिए सोचा गया, जो कि हमारे हित में भी नहीं था। इसी कारण था, इसी वजह से यहाँ इसका विरोध हुआ। इसका क्या हुआ, विरोध हुआ, क्योंकि एक भी इंडियन को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये कानून बनाते समय मतलब साइमन के द्वारा जो भी ये प्रस्तुत किया गया पत्र और जो भी था, तो इसमें एक भी इंडियन था नहीं। क्लियर है, ध्यान रखिए। चलिए, ये 1928 में कहाँ पहुंचे सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार पूछ लिया जाता है, हालांकि ये हाई एग्जाम के लिए ज्यादा है। कहाँ बैठा, तो बम्बई में आना, बम्बई में। तो ये हार्ड अगर क्वेश्चन बनाना तो ये पूछा जा सकता है, साइमन कभी तो 1928 में तो आए, मगर कहाँ पर, तो बम्बई में। ध्यान रखिए इसका। तो इसी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका विरोध किया गया, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंजाब में लाला लाजपत राय ने बहुत भारी इसका प्रदर्शन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में और लाहौर, मतलब लाहौर क्या, पूरा पंजाब ही आप बोल सकते हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय बहुत इसका भारी विरोध किया। और अफसोस की बात यह है कि लाला लाजपत राय का, यहाँ पर मैं पूरा नाम ही लिख देता हूँ, लाला लाजपत राय। और अफसोस की बात यह है कि वहां पे अंग्रेजों के द्वारा पुलिस ने लाठीचार्ज करवाया, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो। क्लियर। अच्छा, जो ये ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, ये ऑर्डर दिया था सैंडर्स ने। क्लियर। खैर, इससे गोली मार कर हत्या कर दिया गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे किस भगत सिंह ने इसका बदला लिया था। वो हम लोग गांधीयन एरा पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सच्ची पढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की इसी आंदोलन, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज की वजह से। क्लियर। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो एक और होता है लाहौर अधिवेशन, जो कि ऐतिहासिक अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ, उसी के नेक्स्ट ईयर 1929। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। इसमें सबसे पहला बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज, ऐसे बोला तो बहुत बार गया था, मगर रिटर्न फॉर्म में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया, पहली बार तिरंगा फहराया। ये ध्यान रखिएगा, नेहरू जी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से तिरंगा फहराया। पहली बार कांग्रेस के मंच से, क्योंकि अगर बोला जाए कि पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था, तो किसने फहराया था, मैडम भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट इंडिया से बाहर विदेश में फहराया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के मंच से कब फहराया गया, तो 1929 का अधिवेशन में जेल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर। और इसी दिन एक शपथ भी लिया गया, इसी दिन एक शपथ भी लिया गया, 26 जनवरी को हम आजादी ले लेंगे, आजादी ले लेंगे। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उस समय हमें आजादी मिल नहीं पाए, है ना। तो
इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी का डेट हमें याद रहे, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस दिन हम लोगों ने अपना संविधान लागू किया था, क्योंकि इतने बड़े लीडर नेहरू जी ने क्या कहा था, 26 जनवरी को हमारा आजादी ले लेंगे, मगर अफसोस हम लोग ले ना सके। क्लियर? अच्छा, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम का नारा दिया गया, वंदे मातरम। इसी अधिवेशन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस के मंच से इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग भी इसी अधिवेशन में किया गया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन था, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलिए, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर मैं 1928 में एक घटना और हुआ है, एक मिनट, 1929 के पहले 1928 में एक घटना और हुआ है। ये 1928 में एक घटना, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू 1928 में। अब ये देखिए, इसमें क्या था ना, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था बेरिकेन, लॉर्ड बेरिकेन, ये अंग्रेज थे, इनका नाम ध्यान रखिए। लॉर्ड बेरिकेन ने क्या किया कि कांग्रेस को चुनौती दे दी। किस चीज की चुनौती? कि आप अपना संविधान खुद बनाकर दिखाइए, अगर आप में कैपेसिटी है तो आप अपना संविधान बनाकर दिखाइए। और भारत के जितने भी नेता थे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, अपना संविधान बनाने की ओर अग्रसर हो गए। क्लियर? तो इसके लिए सर्वदलीय सभी लोगों को बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक हुई, सभी लोगों को बुलाया गया भारतीय नेताओं के द्वारा। संविधान निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, संविधान निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके ऊपर वाद विवाद और परामर्श वगैरह चलने लगा। इसके बाद जो रिपोर्ट, जो ये संविधान निर्माण के बारे में जो रिपोर्ट निकल कर आया, वही रिपोर्ट क्या कहलाता है, नेहरू रिपोर्ट। तो इतना नहीं जानना है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में आया। तो टफ क्वेश्चन के रूप में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट ये किसके वजह से हुआ, तो लॉर्ड बेरिकेन के चुनौतियों की वजह से हुआ। क्लियर है? चलिए, तो इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। अब साल आ जाता है 1929, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब साल आ जाता है 1930 का, साल आ जाता है 1930 का। चलिए, तो 1930 का अगर कार्यक्रम को देखा जाए तो 1930 में गांधी जी ने अपना मांग रखा 11, जिसे नाम क्या दिया गया, 11 सूत्री मांग। इसमें बहुत सारे काम थे, मतलब जैसे कि ये शराब नहीं बेचा जाएगा, भारतीयों के लिए सुविधा होगी, बहुत सारा इस टाइप से 11 मांगे थी गांधी जी की। उसी प्रकार से 1929 में जिन्ना ने भी 14 सूत्री मांग रखा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11 सूत्री मांग किसका है, 14 सूत्री मांग किसका है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, तो 1930 में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को रखा, मगर अंग्रेज मानने से इनकार कर दिए। गांधी जी ने बोला था कि अगर मेरी मांग को नहीं माना गया तो मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा, मगर फिर भी अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना, और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और विशेष कर अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हम लोग को पढ़ना है ये सब। तो इन सारे टॉपिक्स को रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें।